नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच चल रहे विवाद के बारे में। जानेंगे इसका इतिहास क्या रहा है और वर्तमान में ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि इनका संघर्ष एकदम से तेज़ी से बढ़ गया है। तो पहले हम वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों का संघर्ष युद्ध की स्थिति तक पहुँच गया है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में सुनाए गए एक आदेश के अनुसार यरूशलेम के शाह जरा में यहूदियों द्वारा करीब 150 साल पहले खरीदी गई ज़मीन, जो उन्होंने अरब देशवासियों से खरीदी थी, वहाँ पर पैलेस्तीन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था। इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार वहाँ पे जो भी लोगों का निर्माण कार्य चल रहा था या पहले से निर्माण हो चुका था, उनको पैलेस्तीन लोगों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया, जिसके बचाव में कई संगठन सामने आ गए और प्रदर्शन उग्र होने की स्थिति में पैलेस्तीनियों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई। इस इलाके के निकट ही मुस्लिमों की तीसरी दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिद अलास्का भी पड़ोस में ही थी। वहाँ तक झड़पें इतनी तेज़ हुई कि सुरक्षाकर्मियों को मस्जिद के अंदर तक जाना पड़ा, क्योंकि ये मस्जिद दुनिया में मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। इसलिए वहाँ सुरक्षाकर्मियों के पहुँचने पर तमाम संगठनों और दुनिया में इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई गई, जिससे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दबाव में आ गए और दुनिया के तमाम इस्लामिक संगठनों द्वारा इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई गई। और तो और इजराइल की खुद करीब 14 से 18% जो आबादी है मुस्लिमों की, उन्होंने भी इसका विरोध किया। और इसके बाद इजराइल के पास में गाज़ा पट्टी से ही पैलेस्तीनियों का एक आतंकवादी संगठन हमास जिसे बोलते हैं ने रॉकेट मोटर द्वारा हमला बोल दिया, जिसके जवाब में इजरायली सैनिकों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें कई लोग मारे गए। इजराइल ने अपने बचाव में कहा है कि क्योंकि ये ज़मीन स्वयं अरब देश द्वारा वहाँ के लोगों ने महंगे दामों पर यहूदियों को करीब 150 वर्ष पूर्व ही बेच दी थी, अतः ये उनके अधिकार में आता है। परंतु उनके इस तर्क को लोगों ने खारिज कर दिया और ये मामला बढ़कर अब धार्मिक मामले में तब्दील हो गया। अब हम जानेंगे कि इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इस पूरे संघर्ष का जो इतिहास है वो क्या रहा है। अब हम इस पूरी घटना के इतिहास में जाएंगे। इस पूरी घटना का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म एक ज्यूस यानी यहूदी फैमिली में हुआ था, और कुछ क्रिश्चियंस लोग ये भी मानते हैं कि उनको क्रूस पर चढ़ाने का कार्य भी ज्यूस यानी यहूदियों ने ही किया था, जिस कारण क्रिश्चियंस को यहूदियों से घृणा सी हो गई थी। और इतिहास में कई बार क्रिश्चियंस द्वारा या अन्य कम्युनिटीज़ द्वारा ज्यूस का नरसंहार बड़े पैमाने पर किया जा चुका। और इसी तिरस्कार के कारण 1870 के आसपास दुनिया के तमाम देशों के यहूदियों ने एक अपने सेपरेट देश होने की बात कही। अब क्योंकि पैलेस्तीन देश ही ऐसा था जहां क्रूज़ पर ईसा मसीह को चढ़ाया गया था, हम बात कर रहे हैं यरूशलेम की। ये यरूशलेम पैलेस्तीन में ही स्थित था, इसलिए दुनिया के यहूदी लोगों ने यरूशलेम में बस्ती बसाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए पहले से ये पवित्र स्थान था और यहूदियों के लिए भी था, क्योंकि यहूदियों की जो पुरानी वंशावली भी है वो भी यरूशलेम से ही शुरू होती है। 1881 में पैलेस्तीन में बड़ी तादाद में यहूदियों का आगमन हुआ और वहाँ बसने के लिए आ गए, क्योंकि ये उनका पवित्र स्थान भी था। उस समय यहाँ तुर्क साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य था। उस समय सभी कम्युनिटी बिना लड़ाई झगड़े के वहाँ रहती थी, जिसमें क्रिश्चियंस, मुस्लिम, यहूदी भी रहती थी। क्योंकि यह स्थान ऐसा है कि यहाँ तीनों धर्मों क्रिश्चियंस, यहूदी और मुस्लिमों का पवित्र स्थान है। जैसे क्रिश्चियंस का तो है ही, क्योंकि यहाँ ईसा मसीह का ही जन्म हुआ था। यहूदियों का इसलिए भी क्योंकि यहूदियों की वंशावली यहीं से शुरू हुई थी, और यहूदियों के जो क्रिश्चियंस के वंशज ईसा मसीह थे। और इसके साथ ही मुस्लिमों की इसलिए भी थी क्योंकि ये दुनिया में तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद, जिसे अलास्का मस्जिद भी बोलते हैं, ये यहीं पे स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिमों में सबसे पवित्र मक्का और मदीना है, तो मक्का मदीना तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आता है, और बाकी की ये जो है ये यरूशलेम में आती है। तो ऑटोमन साम्राज्य में यहाँ सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से रहते थे। अब हम बात कर रहे हैं 1915 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो रहा था, तब ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने अरब देशों के साथ एक संधि की, जिसमें कहा है कि अगर वे यहाँ से ऑटोमन साम्राज्य की समाप्ति करते हैं तो वो लोग अरब देशों को यहाँ पे बसने के लिए पूरी तरीके से सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, और तुम्हारा पूरा एक बड़ा सा साम्राज्य यानी अरब देशों का साम्राज्य पूरे में फैलने में उनकी पूरी मदद करेंगे। तो साम्राज्य सीरिया से अरब देशों तक फैला होगा।
साथ ही फ़लस्तीन में जो यहूदी लोग थे उनसे कहा था कि अगर तुम लोगों ने हमारा समर्थन किया तो हम तुम लोगों को एक सेपरेट देश पूरा बनवा के देंगे। तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और तुर्क साम्राज्य पूरा हार गया तो ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा ऐसा कथन जो कहा गया था वो उन पे अमल नहीं किया गया। उन्होंने आपस में ये संधि कर ली कि जो हिस्सा जीता आधा तुम ले लो और आधा हम ले लें। तो इस तरीके के ब्रिटेन के हिस्से में फ़लस्तीन का हिस्सा आया और इस प्रकार ब्रिटेन जैसे भारत में किया था वैसे वहाँ भी उन्होंने 1918 से लेकर 1948 तक वहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसी समय के बीच में हिटलर द्वारा बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार भी किया गया, जिससे कई यहूदी लोग अमेरिका में शरणार्थी बन गए और कुछ जो कि दुनिया के तमाम जगहों से आए थे यहाँ आगे बसने लगे, यानी फ़लस्तीन में आके बस गए आगे। उसके बाद 1940 में फ़लस्तीनियों ने अपनी एक स्वतंत्र देश की मांग उठानी शुरू कर दी। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत में 1942 में अपना जो एक आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उसी तरीके से यहाँ भी एक आंदोलन की शुरुआत हो गई कि ये जो ब्रिटेन के लोग थे इनसे कहा गया कि अब तुम लोग यहाँ से हट जाओ और हमें अपना एक स्वतंत्र देश जो तुमने हमसे वादा किया था वो हमको वापस कर दो। स्थिति जब ज़्यादा ख़राब हुई तो अंग्रेज़ों ने वहाँ का जो भी कार्यकाल था उसमें परेशानी से जूझते हुए 1948 में ये कह दिया कि अब हम तुम लोगों को नहीं देख पाएंगे, अपना देखो जैसा भी करना चाहो करो। और लेकिन जाते जाते उन्होंने पूरे देश को दो भागों में बांट दिया, एक इज़राइल और दूसरा फ़लस्तीन। इस तरीके से 1948 14 मई को इस देश का जन्म हुआ। क्योंकि देश तो दो बन गए लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा हिस्सा था वो यरूशलेम का था। यरूशलेम में क्योंकि 3 प्रमुख धर्मों की हॉली प्लेस बोले जाते हैं, इसलिए इस हिस्से को एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने यूएन को सौंप दिया और यूएन ने इस पूरे देश को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग था यहूदियों को जिसे कम से कम 44% मिला और दूसरा था जिन्हें 48% मिला और 8% यूएन ने अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तीनों पवित्र जो भी हॉली प्लेस बोले जाते थे स्थित थे। इस प्रकार इज़राइल देश का गठन हुआ। परंतु इस गठन के बाद आस पड़ोस के जितने भी अरब देश थे उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया और 1948 के बाद ही पहला अरब इज़राइल युद्ध शुरू हो गया, जिसमें 5 बड़े अरब देशों ने इज़राइल पर हमला बोल दिया और दूसरी तरफ थे इज़राइल अकेला था। एक और इज़राइल ये युद्ध अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, वहीं अरब देश भौगोलिक सत्ता के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। इज़राइलियों ने इस युद्ध में बड़े दमखम से अपना ये युद्ध जीत लिया। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि अरब के कई स्थान जो युद्ध से पहले अरब के हिस्से में आते थे, इज़राइल ने उस पर कब्जा कर लिया और पश्चिमी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। वहीं गाज़ा पर इजिप्ट ने कब्जा कर लिया और वेस्ट बैंक में जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार जो मूल फ़लस्तीन के जो लोग थे उनका हिस्सा और घट गया। तो क्योंकि ये जो हिस्सा इन्होंने कब्जा किया था इज़राइल ने वो अपना तो बरकरार ही रखा, इसके अलावा फ़लस्तीन का जो हिस्सा था उसे भी थोड़ा अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा फ़लस्तीन के 2 हिस्से भी चले गए, एक तो गाज़ा उनके हाथों से चला गया जो इजिप्ट ले गया और दूसरा वेस्ट का जो इलाका था जिसे जॉर्डन ले गया। अब हुआ ये कि इससे फ़लस्तीनियों का जो साम्राज्य था वो और थोड़ा कम हो गया। जहाँ फ़लस्तीनी 100% पे रहते थे 1947 के ये एक प्लान के तहत 48% पे आए थे। अब इस युद्ध के बाद उनका परसेंटेज घट के सिर्फ 22% रह गया, क्योंकि करीब 7 लाख जो फ़लस्तीनी लोग थे उनको अपने ही देश में बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये बड़ी संख्या में फ़लस्तीनी लोग अरब देशों में जाकर शरणार्थी के भांति बसने चले गए। इसके बाद 1967 में सेकंड अरब इज़राइल युद्ध हुआ। ये भी 6 दिन चला और इसे भी इज़राइल ने ही जीता। इज़राइल ने जो युद्ध चला उसमें गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और इजिप्ट का एक छोटा सा द्वीप भी जीत लिया और अपना हिस्सा और ज़्यादा बढ़ा लिया। और इस प्रकार फ़लस्तीनियों का जो हिस्सा था वो तो चलो उतना ही रहा, लेकिन इसके अलावा जो बाहर के जो अरब देशों ने पिछले युद्ध में अपने में कब्जा में किया था वो भी इज़राइल ने अपने कब्जे में ले लिया। और इस प्रकार अरब देशों का जो कब्जा पिछली बार हुआ था वो इज़राइल ने उनसे छुटा लिया और इज़राइल हो गया 70% पे, फ़लस्तीन रह गया 22% पे और 8% का जो यूएन का था वो तो चल ही रहा था। उठापटक के दौरान 1964 में फ़लस्तीनियों द्वारा इन लोगों को बाहर निकालने के लिए एक संगठन का उदय हुआ। उसका नाम था पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO। ये लोग हथियार के बल पर इस अंजाम को पूरा करना चाहते थे, इसलिए यूएन और यूनाइटेड स्टेट ने इसे आतंकवादी संगठन का दर्जा दे दिया।
1974 में पीएलओ को यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया और 1979 में इजिप्ट पहला अरब देश बना जिसने इजराइल को मान्यता दे दी। इसलिए इजिप्ट का जीता हुआ जो द्वीप था वो भी इजराइल ने उसे वापस कर दिया। इसलिए दोनों देशों में आपस में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इसी कारण उस समय का नोबेल प्राइज़ भी शांति का मिल गया। तो इजिप्ट के लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने इजराइल को मान्यता क्यों दी। इसीलिए 6/10/1981 को इजराइल के समर्थन के कारण इजिप्ट के प्रधानमंत्री को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 1991 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर यिज़िक रामिन ने पीएलओ को मान्यता दी। वह ग्रुप था जिसमें इजराइल के बाद अपने एक स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए आवाज़ उठाई थी और ये लोग पैलेस्तीनियों का एक ग्रुप था जो शुरू में आतंकवादी संगठन बोला गया था, बाद में वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री इन्हें इसे मान्यता दे दी। उस समय पीएलओ के जो मेन अध्यक्ष या मेन कार्यवाहक थे वो थे यासिर अराफात और उन्होंने यासिर अराफात के साथ एक संधि की जिससे दोनों ने एक दूसरे की देशों को और सरकारों को मान्यता प्रदान कर दी। तो उस समय तक इजरायलियों ने वेस्ट बैंक में एक विकसित शहर के रूप में कॉलोनियों की स्थापना कर दी थी और एक संधि हुई इस प्रकार इस संधि के अनुसार वेस्ट बैंक के इलाके को 3 भागों में बांटा गया। पहला हिस्सा था जिस पे इजरायलियों का कब्जा रहेगा, दूसरा हिस्सा था जिसे पैलेस्तीनियों के कब्जे में रहेगा और तीसरा हिस्सा पे दोनों लोग समान रूप से कब्जा करेंगे। इस संधि के कारण ही उस समय का शांति का नोबेल पुरस्कार यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री यिज़िक रामिन को संयुक्त रूप से दिया गया, जिस कारण पैलेस्तीनियों और इजरायलियों द्वारा एक वेस्ट बैंक को एक आधुनिक शहर बनाया गया। पैलेस्तीनियों और इजरायलियों द्वारा कई कॉलोनियाँ वहाँ पे स्थापित की गईं, परंतु इस जो संधि हुई थी उससे इजरायली के कट्टरपंथी लोग बिल्कुल ही खुश नहीं थे और इसी कारण 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। इससे पूर्व पैलेस्तीनी कट्टरपंथी ग्रुप हमास ने भी इसको खुले रूप में अपने देश का अपमान बताया और पीएलओ से नफरत करने लगे। पीएलओ वो लोग थे जो पैलेस्तीनियन पार्टी थी। हमास जो था वो आतंकवादी संगठन बोला जाता था। इसकी उत्पत्ति 1987 में हुई थी। इनका आदर्श ये था कि ये लोग ये कहते थे कि इजरायली लोगों ने हमारे देश पे कब्जा किया है और ये इनका जो भी कब्जा है वो गलत है, इसलिए इनको बिल्कुल ही इन्हें हिस्सा नहीं मिलना चाहिए था। ये वैसे देखने का हेर फेर है। हम लोग कह सकते हैं कि ये आतंकवादी थे, वैसे वो लोग अपनी ज़मीन के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरीके से रेवोल्यूशनरी इनको हम बोल सकते हैं। और जो भी अग्रेसिव कार्रवाइयाँ होती हैं वो हमास ही करता है और जो इज़राइल के जो लोग हैं वो लोग ज़्यादातर हमला नहीं करते हैं, वो लोग शांति तरीके से रहते हैं। हमले की ज़्यादातर कार्रवाई जो होती है वो हमास द्वारा होती है, ना कि पैलेस्तीनियों द्वारा होती है। पैलेस्तीनी लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो तो शांति प्रिय हैं, लेकिन हमास के लोग ये कहते हैं कि इजराइल ने हमारे देश पे कब्जा किया, इजराइल को हम यहाँ बिल्कुल ही रहने नहीं देंगे और उनके पास जितनी भी ज़मीन है वो हम बिल्कुल खाली करा के ही दम लेंगे। हमास दरअसल ईरान से समर्थित एक आतंकवादी ग्रुप जो आज की डेट में बोला जाता है। उसके पास कई ऐसे रॉकेट का निर्माण कर लिया है उसने। वह अक्सर इकट्ठे रॉकेटों को एक साथ इजराइल के ऊपर छोड़ता है, जिससे वह अपनी बचाव करने की जो उनकी प्रणाली है वो कई बार विफल हो जाती है। जो लड़ाई देखने को हमें मिल रही है वो हमास द्वारा मिल रही है और हमास का इलाका है वो है गाजा पट्टी का इलाका। यह एक साथ कई छोटे छोटे रॉकेटों को छोड़ता है। वहीं इजराइल अपनी एंटी टैंक मिसाइल डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं आयरन डोम। आयरन डोम के 3 सिस्टम है, पहला रडार, दूसरा कंट्रोल सिस्टम, तीसरा लॉन्चर। जो इनका एंटी डिफेंस वाला जो मिसाइल का जो सिस्टम है ये कहाँ से आया? बात है 2010 की। 2010 में जब उन्हें इजरायलियों को ये पता चल गया कि हमास अक्सर इस टाइप के हमले करता रहता है, तो उनके पास इस टाइप की कोई पहले प्रतिरक्षा की कोई प्रणाली नहीं थी, तो उन्होंने इस पर एक रिसर्च की और जिसका जिम्मा उन्होंने दिया राफेल एडवांस सिस्टम को, जिसके विमान हम लोग ले रहे हैं। इस कंपनी ने कहा कि इसमें कुल 7,000 करोड़ की लागत आएगी, परंतु इजराइल के पास इतना खर्चा नहीं था, तो उन्होंने अमेरिका से इसके लिए फ़ंड देने की बात कही और ओबामा सरकार ने 2010 में 1500 करोड़ रुपए इस पर फंड दिया। इसके एक रॉकेट को रोकने का खर्चा 40 से 70 लाख रुपए आता है। 2011 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया, जो काफ़ी सार्थक और कारगर साबित हुआ। अब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से हमें ये बताना है कि इसमें भारत को क्या स्टैंड अपनाना चाहिए। क्या इजराइल का समर्थन करना चाहिए कि पैलेस्तीनियों का समर्थन करना चाहिए, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। जहां इजराइल इस बात पे जुटा है कि अगर वो यहाँ से हारता है तो उसकी पूरी दुनिया में और कोई भी कम्युनिटी या कहीं भी उसको समर्थन नहीं मिलेगा। वहीं पैलेस्तीनी लोगों का भी अपनी बात सही है कि उनको अपने ही देश से निकाला जा रहा है।
तो आप लोगों की क्या राय, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।